ही नहीं है मेरा जी। तो वही मैं लेके आना चाहता था, उसी पिच पे आप आ गए हैं। ये कंपटीशन बन गया है क्या पैसे खर्चने का? दूसरे लोग भी पैसे खर्च रहे हैं, आप भी खर्च रहे हैं, आप भी ये जो समाज सेवा कर रहे हैं वो लोग भी कर रहे हैं। मैं देखता हूँ आपके जो प्रतिद्वंदी है, पिछली बार चुनाव नहीं लड़े थे, रविंद्र मचरौली, वो बस चलाते हैं और लोगों को बस में बिठा के हरिद्वार भेजना, उन्होंने बताया खाटू श्याम भेजना, वृंदावन भेजना। कल ही मैं उनसे इंटरव्यू कर रहा था और कई सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई कि ये चल रही हैं। तो अब चुनाव में ये सब चलेगा कि उधर से कोई 10 रुपये का खर्चा हो रहा है, इधर से 15 का होगा, फिर उधर से 20 का होगा, तो इधर से 25 का होगा, और ये चुनाव आते आते इतना बड़ा हो जाएगा कि पता नहीं, लोगों की तो ऐश आ जाएगी, अब आप लोग कंगाल हो जाइएगा। मास्टर का बेटा हूँ, जितना भी मेरे पास है सब बांटने लग रहा हूँ। इससे बेहतरीन क्या हो सकता है समाज के लिए? मेरी किसी से तुलना नहीं है, ना मैं दूसरे के बारे में बात करता। अब मेरे बारे में प्रश्न करो रोहित जी, मैं अपने का उत्तर दूंगा आपको। नए बारे में क्या सोचते हैं? अभी नए नए आए हैं, हालांकि यहाँ से पहले उनके पिताजी रहे विधायक और यहाँ पे उन्होंने काम किया, उनके लोग भी हैं, तो उनके बारे में आपको क्या लगता है? अब वो भी आ गए हैं यहाँ पे। मैंने कहा कि भाई गुज्जर की टिकट है, तो फिर मेरे से ताकतवर आदमी कौन है? वो भी अपना दंगल में कूद गए, जबकि बाहरी आदमी यहाँ एक्सेप्टेड नहीं होता। जय शाह से आपकी बातचीत है डायरेक्ट, आप वहाँ से टिकट ले आते हैं? ईडी मेरे पीछे लगा लो ना, मैं कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे पीछे लगाओ, मैं भी व्यापारी हूँ, मैं कुछ गलत करता ही नहीं। मेरी आज तक एक भी शिकायत नहीं है। सुनो बात को रोहित जी, आज तक जीवन में कोई पुलिस केस नहीं, कोई कोर्ट केस नहीं, किसी दोस्त के साथ डिफरेंस नहीं, किसी पार्टनर के साथ डिफरेंस नहीं। जो लोग ठगी करते हैं, चोरी करते हैं, लोगों का पैसा हड़पते हैं, ईडी उसके पीछे नहीं लगाई। इसमें वो क्यों भागे? फिर ईडी के सामने पेश हो, अपने पक्ष को रखना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। हम आपको लगातार चुनावी माहौल जो होता है, लोगों के पब्लिक रिएक्शन होते हैं, वो आपको लगातार दिखाते हैं। साथ ही साथ जहां पर पब्लिक रिएक्शन दिखाते हैं, वहां के नेताओं के इंटरव्यू भी दिखाते हैं। समालखा में मैं मौजूद हूं, हरियाणा के चुनाव नज़दीक हैं, हालांकि अभी 3 महीने का समय है, लेकिन हरियाणा में जब चुनाव होता है तो यहाँ पर एक त्यौहार की तरह होता है। चुनाव 6-6 महीने पहले, 1-1 साल पहले शुरू हो जाते हैं। और समालखा में मैं शशिकांत कौशिक से बात करने के लिए आ जाया हूँ। पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, उससे पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, 2 बार भारतीय जनता पार्टी से टिकट पाकर चुनाव हार चुके हैं समालखा से। उनसे सीधा बातचीत करेंगे। शशिकांत जी, आपका स्वागत है हिंदुस्तान 9 न्यूज़। नमस्कार रोहित जी, आपके सभी दर्शकों को आपको नमस्कार, स्वागत। कैसे देख रहे हैं ये चुनाव? कहाँ पर आज के दिन, जहाँ चुनाव में अब 90 दिन का समय बचा है जी, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव? बहुत बेहतरीन नज़र आ रहा है। मैंने 2 हार के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला। तो जितने हार के कारण थे दोनों चुनाव में, उनको अपने जीवन से निकाल दिया और जीत के जो कारण थे उनको अपना लिया। इसलिए बहुत कुछ अच्छा नज़र आ रहा है। आपको ऐसे क्या कारण लगे कि ये मेरी चुनाव में हार के कारण रहे थे? आपने कहा आपने हार के कारण को निकाला है। पहली बार आप हारे, उससे कुछ सीखे, वोट डबल से ज़्यादा हो गया जी। अब दूसरी बार हारे, अब डबल से ज़्यादा की तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर डबल से ज़्यादा हो जाएगा तो आप ही केवल 1,30,000 40,000 वोट ले लेंगे। लेकिन हार के जो कारण है वो क्या कारण थे जो आपने निकाल दिए? रोहित जी, मेरा ये मानना है, जो मैंने जीवन में गलती की, जिसको मैं स्वीकारता हूँ, कि बाकी जो एमएलए बनते हैं वो भी मैं भी एक ही भेड़ चाल में चले हुए थे कि मुझे एमएलए बना दो, मैं ये कर दूंगा, मुझे एमएलए बना दो, मैं वो कर दूंगा। जब मैं दूसरा इलेक्शन हारा तो मैंने ये मान लिया कि या तो मेरा भगवान मेरे नाराज़ हैं, या मेरे भाग्य में कोई प्रॉब्लम है, या मेरे कर्म में कोई प्रॉब्लम है। तो भाग्य को मैं नहीं बदल सकता, अपने कर्म को बदल सकता हूँ। दूसरा इलेक्शन हारने के 1 सप्ताह के अंदर डिसाइड किया और मैंने अपने 90% प्रॉपर्टी दान करने की प्लानिंग करी। हमारे पास सैकड़ों करोड़ों का एम्पायर है। मैंने 10% प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम करा के 1 जनवरी 2020 से और 31 दिसंबर 2030 तक हम 90% दान करने की प्लानिंग में चले हुए हैं। मैंने अखबारों में भी दिया है। मैंने समाज सेवा के प्रति केवल समालखा में नहीं, 50% पैसा मैंने समालखा से बाहर भी जरूरतमंदों को, करीब लाख रुपए रोज की एवरेज हमारी 4.5 साल से चल रही है और हम इसको बढ़ाने का काम करेंगे। जब मैं सदकर्म करूंगा तो मेरा भाग्य भी बदलेगा, मेरा कर्म भी बदलेगा और हम सफलता पाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कुछ लोग शशिकांत जी ये भी कहते हैं कि रूमर्स हैं, अफवाहें हैं, अब मुझे नहीं पता इसमें कितना सच है,
जो पैसा टिकट के लिए खर्चते थे अब वो लोगों में खर्चना शुरू कर दिया है। ये भी कोई सीख मिली। कोई कहता था 16 करोड़ में टिकट खरीदा था आपने, कोई कहता था 17 करोड़ में, कुछ लोगों ने तो 20-22 करोड़ भी कहा, कोई 8-7 करोड़। क्या ये सच है कि जो टिकट के लिए पैसा खर्चते थे वो लोगों के लिए खर्चना शुरू कर दिया है? रोहित जी, अफवाहें, रूमर राजनीति का हिस्सा है। बीजेपी कल्चर में 1 रुपये का भी कभी टिकट पे खर्चा नहीं होता। मैंने जीवन में टिकट को लेके 1 रुपये का भी किसी को कोई बुक के अलावा कोई गिफ्ट भी नहीं दिया, मिठाई भी नहीं दी। मेरा ये मानना, मैंने कभी 1 रुपये भी टिकट के लिए नहीं लगाया खर्चा। लेकिन जो लोग जिनके टिकट कटते हैं वे ऐसे रूमर फैलाते हैं। हमारी बीजेपी में केवल सर्वे के हिसाब से टिकटें मिलती है। जो सर्वे पे टॉप पे आएगा उसको टिकट दे दी जाती है। पैसे का कल्चर ना था, ना है, ना बीजेपी में कभी हो सकता। मैंने आपका कहीं एक भाषण में था या फिर किसी इंटरव्यू में था, मैंने सुना कि एक चक्रव्यूह बनाया गया मेरे लिए, अभिमन्यु की तरह मुझे घेरा गया और उसके बाद पार्टी के लोग और कुछ बाहर के लोग मिलके मुझे हरा दिया गया। ये सवाल थोड़ा घूम रहा है। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि करीब करीब जब आप टिकट मांग रहे थे, और उस टाइम मैं जर्नलिज्म नहीं करता था और मैं भी आपका समर्थक होता था जी। हम भी आपके प्रोग्राम में थे, और वहाँ पर करीब 17 लोग और टिकट मांग रहे थे जी। किसी का छोटा किसी का बड़ा। और मनोहर लाल खट्टर आते थे, एक गाना बजता था, मनोहर लाल बोल रहा हूँ, और सभी जितने भी टिकटार्थी थे उस पर नाचते थे, और मनोहर लाल पता नहीं किसको क्या बोल के जाते थे। सबके सब अपनी टिकट पक्की मान रहे थे, और उस समय सबका टिकट कटने के बाद आपको टिकट मिला। जी। कुछ टिकटार्थियों के तो बूथ पर भी आप हार गए, जो टिकट चाहते थे उनके बूथ पर भी आप हार गए। तो लगा कि जो टिकट कटा था उन 16 लोगों का, किसी ने अगर 500 के हिसाब से भी वोट काटे होंगे तो वहीं पे आपका चुनाव का सुपड़ा साफ कर दिया उन लोगों ने। मेरा ये मानना है रोहित जी, मैंने जीवन में कभी किसी को ब्लेम नहीं किया। और बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ, 2005 में मैंने कसम खाई थी, मैं जीवन में 1 मिनट के लिए कभी किसी से नाराज़ नहीं, 1 मिनट के लिए किसी से शिकायत नहीं, और 1 मिनट के लिए किसी को ब्लेम नहीं। जब मैं टिकट ले आता हूँ तो मेरा अपने प्रति दायित्व है कि मैं दूसरों को ब्लेम ना करूँ, खुद जीत के अपने आधार से टिकट लेके आऊँ। मैंने किसी को ब्लेम नहीं किया। लेकिन 2019 का जो इलेक्शन था वो कोई राजनीतिक इलेक्शन नहीं था, वो एक महाभारत थी। आपने देखा होगा, मौके का जो विधायक था वो भी, पूर्व के विधायक थे वो भी, कुछ टिकटार्थी थे वो भी, सारे लोग 20-30 लोगों ने एक माहौल बना दिया और सारे इकट्ठे हो गए। उसमें मैं अकेला पड़ गया। यदि मुझे इस रणनीति का पहले पता होता कि भी लोग ऐसा भी करते हैं तो उसको भी हम काबू कर लेते। अब की बार हम चौतरफी तैयारी से आ रहे हैं, कोई कितने इकट्ठे हो जाओ, महाभारत के सारों को इकट्ठे होंगे तो पांडवों को मार देंगे। मैं आज पांडव बन के बोल रहा हूँ, आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है। अब शशिकांत जी का कहना है जो कौरव लोग हैं, जो पिछली बार जिन्होंने ये सब किया, अब की बार उनके लिए तैयार हैं। लेकिन शशिकांत जी, आरोप आप पर लगता है जब पहली बार आपको 30,000 से ज़्यादा वोट लोगों ने दिया, उसके बाद आप गायब रहे और चुनाव के समय में आप आए, 6 महीने पहले आपने आना शुरू किया, ये एक आरोप है। उसके बाद लोगों ने 60,000 से ज़्यादा, 67,000 के करीब वोट दिया। उसके बाद भी यही आरोप आप पर लगने लगा कि आप गायब रहते हैं और चुनाव के समय में आ जाते हैं, या फिर आपकी जो फूड वैन है जो लोगों को खाना खिलाती है उसमें जो खाना खिलाया जाता है, या फिर आपके जो कंबल बांटना है और सारी कई चीज़ें मैंने देखी हैं, वो कोई और लोग जो आपके समर्थक या आसपास के लोग करते हैं, आप वहां तक नहीं पहुंच पाते, वो चीज़ें नहीं कर पाते। मैं आपको बताऊं रोहित जी, केवल 3 महीने भी नहीं हुए थे जो आप कह रहे हो कि मैं पब्लिक में नहीं रहता। 5 अप्रैल 2020 को हमने 2 फूड वैन निकलवाई। 2000 लोगों के खाने की व्यवस्था आज तक और आजीवन तक चलती रहेगी। ऐसा कौन 2 इलेक्शन आने के बाद कर सकता, बताना जरा। मेरा दादा लाई मकान है, जो मेरे पूर्वजों ने, मेरे बाप दादा ने मकान बनाया था, मैंने उसको धर्मशाला बना के गांव को श्यामपुरम में डोनेट कर दिया। ऐसा कौन कर सकता है? आप कभी सोच के देखना, जो 2 इलेक्शन हार चुका हुआ है MLA के, 500 बच्चे मैंने गोद ले रखे हैं। हर साल 500 बच्चे सफल करने का काम हम लोग करते हैं, जिनके लिए खाने का, पीने का, बैठने का 24 घंटे इसी चलता हमारे यहाँ। और लगभग 1 टाइम में 300-350 बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। कौन कर सकता है? सब देखना ज़रा। मैंने अपने घर से 20,000 हेलमेट बांटने का काम किया। 2 इलेक्शन आने के बाद कौन, एक बार देश में दूसरा नाम तो बताओ मुझे। ये मेरे मुंह से बोलना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, ऐसे सैकड़ों काम हमने किए हैं। 2 इलेक्शन आने के बाद में मास्टर का बेटा, गरीब का बेटा,
लाख रुपए रोज की एवरेज है हमारी 4.5 साल में। हमने अखबारों में दिया, समाज सेवा बहुत शिद्दत से आत्मा से करते हैं, केवल राजनीति के लिए समाज सेवा नहीं करते हैं। एक नाम तो बता दो आप, या किसी स्टेट का कोई शिक्षा मंत्री, को कैबिनेट मंत्री 500 बच्चे गोद ले सकता है क्या? 500 बच्चे की लाइब्रेरी बना सकता है क्या? अपने घर को ऐसे दान कर सकता है क्या? 20,000 हेलमेट अपने घर से बांट सकता है क्या? और 40,000 में ज्योमेट्री बॉक्स हमने बांटे हैं जी। हमने छोटे बच्चों को जो सरकारी स्कूलों में थे, प्राइवेट स्कूलों में 40,000 ज्योमेट्री बॉक्स बांटने का काम किया। ऐसे मेरे मुँह से नहीं बनता। जितनी हमारी गुर्जर समाज की जितनी धर्मशालाएँ हैं, पंचकुला में है, पानीपत में है, कुरुक्षेत्र में है, पट्टी कल्याणा में है, हर जगह हमने कमरे देने का काम किया। वाल्मीकि समुदाय का आप उठाओ, करीब अपने घर में कूलर, वाटर कूलर, एसी सब लोग लगाते हैं। 4.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा हमने सभी 36 बिरादरी के, हर समाज के कूलर, वाटर कूलर, हमने शमशान में एसी तक लगाने का काम किया है। मैं इस राजनीति से बड़े विजन से चल रहा हूँ। मैं राजनीति करने का मकसद केवल समाज सेवा, इसके अलावा कुछ है ही नहीं है मेरा जी। तो वही मैं लेके आना चाहता था, उसी पिच पे आप आ गए हैं। ये कंपटीशन बन गया है क्या पैसे खर्चने का? दूसरे लोग भी पैसे खर्च रहे हैं, आप भी खर्च रहे हैं, आप भी ये जो समाज सेवा कर रहे हैं वो लोग भी कर रहे हैं। मैं देखता हूँ आपके जो प्रतिद्वंदी है, पिछली बार चुनाव नहीं लड़े थे, रविंद्र मचरौली, वो बस चलाते हैं और लोगों को बस में बिठा के हरिद्वार भेजना, उन्होंने बताया खाटू श्याम भेजना, वृंदावन भेजना। कल ही मैं उनसे इंटरव्यू कर रहा था और कई सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई कि ये चल रही हैं। तो अब चुनाव में ये सब चलेगा कि उधर से कोई 10 रुपये का खर्चा हो रहा है, इधर से 15 का होगा, फिर उधर से 20 का होगा, तो इधर से 25 का होगा, और ये चुनाव आते आते इतना बड़ा हो जाएगा कि पता नहीं, लोगों की तो ऐश आ जाएगी, अब आप लोग कंगाल हो जाइएगा। नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा, 3 महीने इलेक्शन के हारने के बाद मैंने शुरू किया था। पूर्ण मैं किसी के नाम लेके कोई बात नहीं करता, ना मैं अपने कंपटीशन में किसी को मानता। कुदरत ने मुझे बड़ा यूनिक बनाया है, बेहतरीन बनाया है। मैं अपने पे काम करता हूँ, अपने को बेहतर करने का काम करता हूँ। जो 2 इलेक्शन में हारा, उस टाइम जो मैंने अच्छे काम नहीं किए, वो मैंने इलेक्शन हारते ही, 19 के इलेक्शन हारते ही शुरू कर दिए। मैं ऐसा मौसमी मिंडे को वाला काम नहीं है कि 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, 6 महीने पहले ये बस चला दो, रेल चला दो, फलान कर दो। मैंने ऐसा नहीं किया। आप ये मेरे 5 साल के बैकग्राउंड उठा के देखो आप। राजनीति में मेरा मन नहीं था, बहुत ज़्यादा मैं राजनीतिक तौर पे घूमा भी नहीं, मैंने राजनीतिक तौर पे समय भी नहीं दिया, लेकिन अपने आप को 100% डिवोट कर दिया, अब तन से, मन से और धन से। तन का मतलब ये है, यदि मैं बीमार हूँ, मेरा कोई कार्यकर्ता मेरे पास आया, मैं स्वयं खड़ा होकर उसके साथ गया। मैंने अपनी बीमारी की, अपने मन की, अपनी परेशानी को कभी परेशानी नहीं माना। सामने वाले कार्यकर्ता की परेशानी को परेशानी माना। मैंने अपने धन को 90% बांटने लग रहा हूँ। तो दूसरा उदाहरण देना, आप बताओ, मैं मास्टर का बेटा हूँ, जितना भी मेरे पास है सब बांटने लग रहा हूँ। इससे बेहतरीन क्या हो सकता है समाज के लिए? मेरी किसी से तुलना नहीं है, ना मैं दूसरे के बारे में बात करता। अब मेरे बारे में प्रश्न करो रही जी, मैं अपने का उत्तर दूंगा आपको। नहीं, लेकिन कल जो प्रतिद्वंदी लोग हैं या टिकट चाहते हैं उनके बारे में तो बात होगी। संजय छोकर भी आ गए हैं पार्टी में, कांग्रेस छोड़कर आए हैं। कांग्रेस में अच्छा खासा पद रखते थे, एक अच्छी खासी जान पहचान रखते थे, छोड़कर आए हैं। और जब भी मेरी उनसे बात होती है तो कहते हैं कि रोहित, टेंशन तो लेने की जरूरत है ही नहीं, टिकट पक्का है। और ये टिकट बस आजकल में ही पक्का हुआ है। उन लोगों से मेरी बात हो गई है, पार्टी के लोगों से। और इधर से अब मनमोहन बढ़ाना आ गए हैं, बढ़ाना जी के लड़के। उनका तो जो राजनीतिक जो हिस्ट्री है वो सभी लोग जानते हैं। कहीं भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी पे जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, अच्छे खासे पैसे भी खर्चते हैं, अपने उनका यूएसपी पैसा है, उसको बना के वो चुनाव लड़ते हैं और टिकट भी पा लेते हैं। अभी हाल ही में मंगलोर चुनाव लड़ा और हारे हैं 400 वोटों से, लेकिन अच्छा चुनाव लड़ा। तो ये लोग भी कहीं ना कहीं एक रोड़ा बनेंगे टिकट के बीच में, या आश्वस्त हैं कि भैया टिकट तो मैं ले ही आऊँगा। एट दी एंड टिकट में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होगी और समालका का नाम बोलेगा तो उसमें कोई शशिकांत कौशिक बोल देगा। रोहित जी, मेरा ये मानना है, मैंने पहले भी आपको बताने का प्रयास किया है, हमारी बीजेपी में सर्वे होंगे। जो लोग चाहेंगे, लोगों की इच्छा के ऊपर टिकट मिलती है। यहाँ पे पैसे से, सिफारिश से, ड्रामे से कोई कभी टिकट नहीं मिलती। और संजय छोकर जो है मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अच्छा आदमी है, लेकिन वो ये कहे कि भाई मेरी टिकट तो बात हो रही है और फाइनल हो रही है, ऐसा कभी होता नहीं है। बीजेपी में कल्चर नहीं है। आपके वीकली सर्वे होते हैं, कौन ऊपर जा रहा है, कौन नीचे आ रहा है, आप कहाँ खड़े हो, सर्वे के हिसाब से टिकट आती है। ऐसा तो बोलना भी अच्छा नहीं है। हमारी बीजेपी में ऐसा बोलना भी नहीं जाता कि मेरी बात हो रही है, मेरी टिकट फाइनल है। मैं मानता हूँ कि मेरी टिकट फाइनल नहीं है। सर्वे के हिसाब से यदि मैं अग्रणी में आऊँगा तो मुझे टिकट मिलेगी। मनमोहन बढ़ाना के बारे में क्या सोचते हैं? अभी नए नए आए हैं,
हालांकि यहाँ से पहले उनके पिताजी रहे विधायक और यहाँ पे उन्होंने काम किए, उनके लोग भी हैं, तो उनके बारे में आपको क्या लगता है? अब वो भी आ गए हैं यहाँ पे। इस बात का जवाब बड़ा टिपिकल सा बनता है। जब मुझे 2019 में दोबारा टिकट मिली, कुछ साथियों ने कहा कि भाई ये तो टिकट जो है गुज्जर की बनती है। तो बढ़ाना साहब से मेरी बात भी हुई है, तो आपस में बात होती, सबसे बात होती है हमारी आपस में। तो उन्होंने कहा कि भाई गुज्जर की टिकट है तो फिर मेरे से ताकतवर आदमी कौन है, वो भी अपना दंगल में कूद गए। जबकि बाहरी आदमी यहाँ एक्सेप्टेड नहीं होता और मेरे इस बात से मतलब भी नहीं है कौन आ रहा है, कौन काम कर रहा है। बहुत बड़ी पार्टी है, सबका अधिकार है, टिकट मांगने का सबका अधिकार है, काम करने का सबका अधिकार है। जिसके भाग्य में जो होगा, जो अग्रणी में आएगा, वो टिकट ले जाएगा। आपको लगता है बाहरी आदमी की जरूरत नहीं है समाज का? नहीं, यदि गुज्जर समाज को टिकट देनी है तो यहाँ बहुत गुज्जर हैं, बेहतरीन गुज्जर हैं, मजबूत भी हैं, ताकतवर भी हैं, पैसे वाले भी हैं, हर तरह के गुज्जर हैं यहाँ पे। शशिकांत जी, कोई प्लान बी भी है कि प्लान ए भाजपा टिकट देगी, चुनाव लड़ेंगे, प्लान बी भाजपा टिकट नहीं देगी तो क्या करेंगे? तो पार्टी की सेवा करेंगे। देखो, मेरा क्या मानना है, मेरे समाज को, ब्राह्मण कम्युनिटी को, जब से हरियाणा बना है, इस पानीपत जिले में किसी ब्राह्मण को किसी पार्टी ने कभी टिकट नहीं दिया। रोहित जी, मैं इस पार्टी का ऋण इस जन्म में तो नहीं उतार सकता। मैं बीजेपी का हूँ, बीजेपी में रहूँगा, बीजेपी की मदद करूँगा, इस भाव के साथ मैं राजनीति कर रहा हूँ। अब मेरे इलेक्शन लड़ना या ना लड़ना मुद्दा नहीं है। ये इतनी बड़ी पार्टी है, कहाँ क्या एडजस्टमेंट हो जाए, कितनी एडजस्टमेंट हो जाए, किसको अच्छे कार्यकर्ता को नीचे से कितने ऊपर पहुँचा दिया जाए, ये बहुत बड़ी पार्टी है। मैं पार्टी के अलावा कुछ सोचता भी नहीं हूँ, बीजेपी के अलावा कुछ सोचता भी नहीं हूँ। रूमर्स है कि अमित शाह के बेटे जय शाह से आपकी बातचीत है डायरेक्ट, आप वहाँ से टिकट ले आते हैं? नहीं, मैं ऐसे मेरा कोई रिलेशन नहीं है। पार्टी आला कमान होने के नाते अमित शाह जी मुझे जानते हैं, एक कार्यकर्ता के रूप में जानते हैं, साधारण कार्यकर्ता के रूप में जानते हैं। इसके अलावा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अभी हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष बने, आपके पड़ोसी हैं मोहनलाल बड़ोले जी, और इसमें भी रूमर्स हैं, उनसे कुछ तल्खियां हैं आपकी, उनसे वो वाली बातचीत नहीं है जो बाकी और नेताओं से रहती है? मैं रोहित जी आपको बताना चाहूँ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से हमारे पुराने बहुत अच्छे रिश्ते हैं और ये रूमर ही है, असलियत नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष की तो बात ही छोड़ दोगे तो बड़े विजन के आदमी हैं। इसके अलावा उसके परिवार को एक भी आदमी एक भी शब्द मेरे खिलाफ नहीं कह सकता, ना मैं उनके खिलाफ कह सकता, ना वो मेरे खिलाफ कह सकते। ये जो दौड़ में पीछे होते हैं, ऐसे ऐसे रूमर फैलाते हैं, फिर वो मेरे लिए वो आदरणीय हैं, मेरे बड़े भाई हैं और हमारे समाज के सम्मान हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, लोग इसी चक्कर में बड़े बड़े होल्डिंग लगाने लग रहे हैं, तो उसका फर्क नहीं पड़ता कुछ। कुछ चुभने वाले सवाल पूछ लूँ आपकी पार्टी से रिलेटेड? हाँ, पूछिए। आज भारतीय जनता पार्टी की जो दशा और दिशा हरियाणा में है वो लोकसभा चुनाव ने दिखा दी। मोदी जी का बहुत बड़ा ग्लैमर, बहुत सारी चीज़ें, और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी 5 सीट हार गई। आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप सर्वे भी करा रहे होंगे, आपको पता भी होगा, फीडबैक्स भी होंगे आपके पास कि ऐसा क्यों हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट में हरियाणा नंबर 1, 35% तक चला गया है। आर्मी के जो लोग थे उनको अग्निवीर बना दिया है, और उसके बाद चुनाव में लाल किताब जो संविधान की है वो लेकर राहुल गांधी पूरे देश भर में घूमे, और हरियाणा चुनाव आएगा तो वहाँ पर भी घूमेंगे। तो इन सब का कोई तोड़ बना लिया है कि कैसे जब लोगों के बीच जाऊँगा, ये जो पार्टी को लेकर नेगेटिविटी एक बन गई है वो कैसे तोड़ पाऊँगा, कैसे जो दलित वोट है उसको अट्रैक्ट कर पाऊँगा, और कैसे जो ये अग्निवीर वाला मामला बना और अनएम्प्लॉयमेंट है, युवाओं को कैसे मैं अट्रैक्ट कर पाऊँगा। क्योंकि एक विधायक होने के नाते आप ये तो नहीं कह पाएंगे कि मैं अग्निवीर को हटा के मैं सीधा तुम्हें डायरेक्ट 17 साल वाली जॉब दिला दूंगा।
या फिर मैं संविधान नहीं बदलने दूंगा, मैं अकेला अड़ जाऊंगा विधानसभा में। ऐसी कई रूमर्स चलेंगे, कई अफवाहें चलेंगी। हालांकि संविधान बदलना इतना आसान नहीं है, मैं मानता हूँ ये अफवाहें होती है चुनाव की। रोहित जी, मैं वो बात करता हूँ जो मेरे कंट्रोल की है। मैं देश की बात आज नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो ऑलरेडी हारा हुआ हूँ, 2 बार का हारा हुआ हूँ मैं। लेकिन आप एक बात बताइए मुझे, मैं अपने लेवल की बात करता हूँ, कांग्रेस का एक आदमी ऐसा बताइए जिसने 500 बच्चे गोद लिए हों, उनकी एजुकेशन फ्री कर रखी हो, किताब बैग फ्री कर रखी हो, लाइब्रेरी बना रखी हो। आप कांग्रेस का एक उदाहरण तो दिए जिसने अपने दादा लाई मकान तक दान कर दिए हों। आप कांग्रेस का एक आदमी तो बताइए जिसने 20,000 हेलमेट बांटने का प्रयास किया हो। हम बहुत बड़ी बात नहीं करते। कांग्रेस ने 60 साल राज करके किसका भला किया, बताना जरा। आप ये संविधान बदलने की बात करते हो, शेड्यूल कास्ट के बारे में बात करते हो, किस शेड्यूल कास्ट का कांग्रेस ने फायदा किया है? मैंने आज 40 बच्चे, मेरे शेड्यूल कास्ट बच्चे मैंने गोद ले रखे हैं, जिनको मैं सारी पढ़ाई का खर्चा देता हूँ और उनको सफल बनाने का काम करूँगा। कौन कांग्रेस ने किस कास्ट का भला किया है, देश के लिए क्या किया, बताना जरा। कश्मीर को अलग कर दिया, वहाँ हम अपना तिरंगा भी नहीं फहरा सकते। इसने केवल जातिवाद की और धर्म की राजनीति की है कांग्रेस ने देश को बांटने का काम किया है, देश में आतंकवाद फैलाने का काम किया। अरे यार, मोदी जी, योगी जी, मनोहर जी तो एक देवता स्वरूप आदमी है। उनका क्या परिवार है, देश उनका परिवार है। वो अपने बच्चों के लिए नहीं जीते। इन्होंने तो हज़ारों करोड़ रुपए अपने बैंक अकाउंटों में डाल रखे हैं। मोदी जी का बैंक अकाउंट आज तक एक ब्लेम नहीं, मनोहर लाल जी पे आज तक एक ब्लेम नहीं, योगी जी पे आज तक एक ब्लेम नहीं। ये तो देवता स्वरूप लोग आए हुए हैं। आप क्या तुलना करते हो बीजेपी की और कांग्रेस की? कांग्रेस ने तो देश का नाश किया है और बीजेपी ने देश को बचाने का काम किया है। ऐसे ऐसे हथियार अब हमारे पास है। चाइना हमारे से डरता है, पाकिस्तान हमारे से डरता है। पहले फौजियों को ये आदेश ही नहीं था कि भाई उनके ऊपर कोई पत्थरबाजी करे और वो गोली भी चला दें। आज आप ये देखो कि कांग्रेस सरकार में 10 साल में कितने आतंकवादी हमले हुए हैं और बीजेपी के राज में कितने हमले हुए हैं। 4 का और 6 का फर्क है, इतनी बड़ी रेशो का फर्क है। तो ये तो प्रश्न ही अच्छा नहीं है कि कांग्रेस की तुलना बीजेपी से की जाए। बीजेपी में तो मतलब राम राज आ रहा है। ठीक है, कुछ कमियां रही हैं और जीवन में कमियां चलती हैं। ऐसा कभी होता ही नहीं कि आप 100 काम करो 2 आपसे गलत ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा कोई कंप्यूटर जीवन में नहीं है, चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, चाहे ये इंडिया हो। जो आदमी बहुत काम करेगा, एक आधी गलतियाँ हो जाती हैं, एक आधी कमियाँ रह जाती हैं, उनको ठीक करेंगे। चलिए, एक बात तो मैं जरूर कहूँगा, जर्नलिस्ट के सवाल को दबाना आप सीख गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं। आप चीज़ों को घुमाना आप सीख गए हैं। आप रोहित जी एक बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं। मतलब ये नहीं कि आप मेरे मिलने वाले हैं। मैं सैकड़ों जर्नलिस्ट को जानता हूँ। पिछले 5 सालों में मैं बहुत लोगों से मैंने जर्नलिस्ट से बैठ के सीखने का प्रयास किया है। आपकी उम्र के हिसाब से जितने कम दिनों में आपने जो प्रोग्रेस की है और जो आपने सीखने का प्रयास किया, आप बेहतरीन हो। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी सवाल के साथ हम खत्म करेंगे जी। भाजपा और कांग्रेस की आमने सामने की टक्कर हुई और कांग्रेस के विधायक धर्म सिंह छोकर चुने गए और नारा था विधायक नहीं भविष्य चुने। और भविष्य कुछ ऐसा बताया जाता था कि आपका भविष्य इतना शानदार होगा कि लाइक आपके चालान नहीं कटेंगे, आपके कोई बिजली वाला घर पे नहीं आएगा, सड़कें और बच्चे सरकारी नौकरियों में भर्ती हो जाएंगे। लेकिन जब लोगों ने विधायक और भविष्य एक साथ चुना तो भविष्य में थोड़ी गड़बड़ हुई और सरकार नहीं बन पाई। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी और धर्म सिंह छोकर, जब मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार नहीं है, उस तरह के काम हम नहीं करा पाते हैं। और अच्छे मार्जिन से वो चुनाव जीते, एक रिकॉर्ड वोट उनको यहाँ से मिला और उन्हीं के पीछे आपकी पार्टी ने ईडी, सीबीआई, तमाम सरकारी एजेंसियां लगवा दी। ये रोहित जी, आपका प्रश्न अच्छा नहीं है। आप ये क्यों नहीं बताते ईडी क्यों पीछे लगी हुई है? आप ये क्यों नहीं बताते पुलिस क्यों पीछे लगी हुई है? जो लोग 2 बार का विधायक बनाते हैं और उसके बाद वो 1500 लोगों को ठगने का काम करता है, उनके किस लिए एफआईआर क्यों हो रही है? 40 से ज़्यादा एफआईआर हो रही हैं बाप बेटे के परिवार के खिलाफ। आप ये क्यों नहीं बताते लोगों को? आप ये कहते हो ईडी, अरे ईडी मेरे पीछे लगा लो ना। मैं कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे पीछे लगाओ, मैं भी व्यापारी हूँ, मैं कुछ गलत करता ही नहीं। मेरी आज तक एक भी शिकायत नहीं है। सुनो बात को रोहित जी, आज तक जीवन में कोई पुलिस केस नहीं, कोई कोर्ट केस नहीं, किसी दोस्त के साथ डिफरेंस नहीं, किसी पार्टनर के साथ डिफरेंस नहीं। जो लोग ठगी करते हैं, चोरी करते हैं, लोगों का पैसा हड़पते हैं, ईडी उसके पीछे नहीं लगाई। इसमें वो क्यों भागे? फिर ईडी के सामने पेश हो, अपने पक्ष को रखना चाहिए। धर्म सिंह मेरा दोस्त है, मैं पर्सनली जातिगत तो मेरे उसके कोई डिफरेंसेज नहीं है, मेरा भाई है, बड़ा भाई है हमारा। लेकिन आप मतलब ऐसे प्रश्न करते हो,
अरे जो लोग 10 सालों से पहले पैसे दे रखे हैं और जमीन पे 4 ईंट भी नहीं लगी है, अब उनके लिए उनके साथ आपको खड़े होकर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। आप ये कह रहे हो कि भाई उसके पीछे छेड़ी लगा दी, ऐसे लोगों की तो जगह जेल में है, वहाँ उनको जाना चाहिए, या लोगों के पैसे वापसी कर दे, बात खत्म करे। चलिए, ये करारा ये कुछ ऐसा ही चाहिए था, वो मिला आज हमें 2-3 चीज़ें। और भी कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा इंटरव्यू हो जाएगा, लोग देखेंगे तो काफ़ी समय चला जाएगा। हाँ, तो मैं कोशिश करूंगा, अब चुनाव में मैं रहूंगा इधर ही और आपसे बातचीत करने की बार बार कोशिश करूंगा। जैसे ही चुनाव का माहौल बनेगा और लोगों के बीच जाऊंगा और लोगों के कोई भी सवाल रहेंगे वो लेकर आऊंगा और डायरेक्ट आपसे पूछ लूंगा। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा।